नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सरकारी पाठशाला ऑफिशियल पे। आज हम लोग भूगोल की तीसरी क्लास करेंगे। ये सीरीज चल रही है, इसमें कंप्लीट पूरा एनसीईआरटी बेस, पूरा जियोग्राफी की क्लास होगी और इससे सारे के सारे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के लिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी, जितने भी एग्ज़ाम हैं, स्टेट और नेशनल लेवल पे जितने एग्ज़ाम हैं, सबके यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएंगे। सीधे एनसीईआरटी से लिए गए हैं और उसी पे बेस्ड हैं। किस तरीके से सिलेबस पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें उसी पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है, भारत के अपवाद तंत्र के प्रकार, ये है टॉपिक। तो देख ले रहे हैं अपवाद तंत्र क्या है। अपवाद तंत्र के बारे में जान लेते हैं। अपवाद तंत्र किसे कहते हैं। अपवाद तंत्र क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में वर्षा के जल या अन्य स्रोतों से प्राप्त जल जब किसी नदी, झील या समुद्र तक पहुंचने की पूरी व्यवस्था को अपवाद तंत्र कहते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि नदी जब पहाड़ से या बारिश से गिर आती है और पूरा प्रक्रिया करके हुए जब वो समुद्र में जाकर मिल जाती है, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो जो होता है उसे अपवाद तंत्र कहते हैं। इसमें मुख्य नदी, सहायक नदियाँ, उप नदियाँ, जल विभाजक रेखाएं, जल संयोजक आदि शामिल हैं। ये देख लिए और इसके जो क्षेत्र हैं वो देख ले रहे हैं। ये देख लीजिए, ये है पूरा ये टॉपिक अपवाद क्षेत्र। किसी किसी नदी तंत्र का वह पूरा क्षेत्र जहाँ वर्षा का जल बहकर मुख्य नदी में मिलता है अपवाद क्षेत्र कहलाता है। देखिए, जब वर्षा का या ग्लेशियर का ये पानी जो मिलकर आता है अनेक रास्तों से और मेन मुख्य नदी में मिल जाता है, उसे उसका अपवाद क्षेत्र कहलाते हैं। इस क्षेत्र की सीमा जल संयोग रेखा या जल विभाजक रेखा से निर्धारित किया जाता है। अलग अलग इसकी परिभाषाएं होती हैं, उसे हम लोग अभी डीपली जान लेंगे। पहले अभी इतना जानिए। चलिए और देखते हैं एकदम डीपली। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि अपवाद तंत्र का निर्माण कैसे हुआ, इसकी निर्माण प्रक्रिया जान लेते हैं। तो चलिए यहाँ से इसकी निर्माण प्रक्रिया जान लेते हैं। पहली बात, जब वर्षा हुई, पहले वर्षा होती है। देखिए, वर्षा हुई, उसके बाद वर्षा का पानी पहाड़ों से जल प्रवाह होके आया। ये देखिए, यहाँ से निकलना शुरू किया। वर्षा का जल ऊंचाई से निचाई की ओर ग्रेविटी के कारण बहने लगता है। ऊपर पहाड़ से या जो बर्फ़ रहता है, बारिश का पानी या ग्लेशियर का पानी, वो बहकर आता है नीचे। वो कई धाराओं में, छोटी छोटी धाराओं में ऐसे ऐसे बह के आता है। छोटी धाराओं का निर्माण होता है, उन्हें रिल्स कहते हैं। उसके बाद वो जब धाराएं मिल जाती हैं तो उससे थोड़ा बड़ा बनता है, उसे नाला कहते हैं। उसके बाद जब रिल्स मिलकर नालों का निर्माण रूप ले लेती हैं। ये देखिए, उसके बाद वो जब आगे चलता है तो नाले मिलकर बड़ी नदियों का निर्माण करती हैं। कई नाले ऐसे मिल जाती हैं जिससे बड़ी नदियाँ बन जाती हैं। उसके बाद जब बड़ी नदियाँ मिलती हैं तो ये मुख्य नदी में मिलना, ये जो छोटी छोटी नदियाँ रहती हैं, छोटी नदियाँ रहती हैं, वो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं और इससे मुख्य नदी का निर्माण होता है और सभी नदियाँ मिलकर किसी बड़ी झील और या फिर समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। ये पूरी प्रक्रिया होती है अपवाद तंत्र की। तो देख ले रहे हैं कि मुख्य घटक, मतलब इसके निर्माण में जो जो चीज़ें सहायक होती हैं वो देख ले रहे हैं। इसके मुख्य घटक जान लेते हैं। तो अपवाद तंत्र के मुख्य घटक देखिए। पहली बात तो उद्गम पहाड़ों से होता है, तो जहाँ से नदी की शुरुआत होती है, मतलब पहाड़ों से ये बहना शुरू होता है। उसके बाद ये मुख्य नदी, सबसे बड़ी नदी जिसमें अन्य नदियाँ आकर मिलती हैं, उसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद उसकी सहायक नदियाँ जो मेन नदी होती हैं, उसके बाद इधर इधर से आके जो उसकी सहायक नदियाँ होती हैं, इनका भी काम होता है। जल संगम स्थल, संगम स्थल मतलब बड़ी नदियाँ जहाँ आकर मिलती हैं, जैसे गंगा और जमुना। वो गंगा और यमुना आके इलाहाबाद प्रयागराज में मिलती, ऐसे ही जगह को संगम कहते हैं। यहाँ दो बड़ी नदियाँ मिल जाती हैं। और फिर डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे नदियाँ चलती हैं तो अपने साथ बहुत सारा गाद लेकर चलती हैं, मतलब जो उनके रास्ते में आती हैं मलबा, वो लेकर चलती हैं, वो एक जगह इकट्ठा करती रहती हैं। उससे डेल्टा बन जाता है, पूरा एक स्थान खाली बन जाता है। जैसे सुंदरबन डेल्टा हुआ, ऐसे बन जाता है। और नदी द्वारा लाई गई गाद से समुद्र तट पर बनने वाली त्रिभुजाकार भूमि, समुद्र के आसपास की
जैसे वहाँ बंगाल की खाड़ी के आसपास है सुंदरबन डेल्टा। उसके बाद देखिए मुख जहाँ नदी, समुद्र, झील या अन्य जलाशय मिलती हैं, जहाँ सब जाके मिल जाती हैं एक जगह, उसे मुख कहते हैं। वहाँ से फिर वो समुद्र में मिल जाती हैं चीज़ें, उसे मुख कहते हैं। और चलिए देख ले रहे हैं और टॉपिक क्वेश्चन बनता है, ये भी देख लीजिए। अपवाह तंत्र के प्रकार, ये कितने टाइप के होते हैं नदियाँ, मतलब किस प्रकार किस प्रकार का रूप धारण करके जाके समुद्र में मिलती हैं, वो 6 प्रकार की होती हैं। देखिए, एक तो होता है वृक्षानुमा, ये आप लोग जानते होंगे, जैसे पेड़ का जाल मतलब जड़ होता है, ऐसे 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 इस टाइप का होता है। पेड़ की शाखाएं जैसे दिखने वाले अपवाह तंत्र, यह सबसे सामान्य प्रकार के, सबसे ज़्यादा यही प्रकार की पाई जाती हैं। उसके बाद समांतर जो होती हैं, ये सीधे आकर समुद्र में मिल जाती हैं ऐसे, क्योंकि ये पहाड़ों पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है, तो पहाड़ बहुत ज़्यादा काट नहीं पाती हैं। मेन एक धारा रहती है, वो पहाड़ से सीधे चली जाती है, समुद्र में मिल जाती है। ये हो गया 2। उसके बाद जलानुमा, मतलब पैरेलल ही रहती हैं, लेकिन ये एक दूसरे को काट कर फिर मिलती हैं, इस प्रकार के एक दूसरे को पैरेलल ही काट देती हैं। समांतर सहायक नदियाँ जो समकोण पर मिलती हैं, परतदार चट्टानें होती हैं, तीसरा हो गया। उसके बाद चतुर्भुज, मतलब चतुर्भुज आकार का, ऐसे ये भी होती हैं कुछ नदियाँ, सीधे ऐसे ऐसे सीधे वो बहती हैं, फिर एक जगह मिल के जाके समुद्र में मिल जाती हैं। उसी प्रकार केंद्र पसारी होता है, ऊंचे पर्वत गुमद या धाराओं दिशाओं नदियों से बहती हैं, इस टाइप की होती हैं। उसके बाद केंद्र भिसारी, ये होता है एक जगह आकर सारा पानी मिल जाता है, कई सारी नदियाँ बहुत छोटे छोटे, लेकिन समांतर वृक्षानुमा ये ज़्यादा पाया जाता है, सामान्यतः ये देखा जाता है। और कुछ चीज़ें देख ले रहे हैं इम्पोर्टेंट, जो कि ज़रूरी है। अभी हम लोग ऊपर की एक फिर नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ की जलवायु मृदा भी पढ़ लेंगे, जिससे आपका टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। और जलवायु और टॉपिक और नदी तंत्र, इन तीनों से जितने भी क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनते हैं, वो इस क्लास के बाद आपको कहीं और नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये क्लास होने के बाद मैं 20 क्वेश्चन लाया हूँ प्रैक्टिस सेट में, और वो इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं। उसे जब आप कर लेंगे इस क्लास के बाद, तो चीज़ें यहाँ से जितना पढ़े रहेंगे सब क्लियर हो जाएगा, फिर आपको इधर भटकने की और कहीं की ज़रूरत नहीं रहेगी। सारी चीज़ें एनसीईआरटी से सीधा लाया गया है, फिगर सब कुछ एनसीईआरटी बेस पे है, और एनसीईआरटी में इसी तरह ऐसे करके समझाया गया, उसी सीरियल वे में मैं समझा रहा हूँ। चलिए अब प्रमुख नदी तंत्र जान लेते हैं कि कितने हैं। तो भारत में लगभग 12 प्रमुख नदी तंत्र हैं, 12 प्रकार के नदी तंत्र हैं, और लगभग 40 नदियां भारत की सीमाओं के भीतर बहती हैं। ये सब टॉपिक देख लीजिए, ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब ये सब एग्ज़ाम में जब पूछा जाता है, तो लोग ये सब नहीं पढ़ के जाते, उसके बाद उन्हें लगता है कि कहाँ से आ गया क्वेश्चन। नहीं भाई, कहीं नहीं, यहीं से आता है, एनसीईआरटी से सारा क्वेश्चन आता है। और एग्ज़ाम वाले और कोई बुक नहीं उठाते, वो एनसीईआरटी ही उठाते हैं, एनसीईआरटी से उठा लेते हैं क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, ये लगभग 40 नदियां हैं जो भारतीय सीमा से उद्गम होती हैं और भारतीय सीमा में ही समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार की 40 नदियां हैं। और भारत की जनसंख्या लगभग 60% जनसंख्या अपवाह क्षेत्र के आसपास निवास करती है। मतलब जितना नदी का अपवाह क्षेत्र है, जहाँ जहाँ से नदियाँ, इस सब के आसपास ऐसे ऐसे भारत का लगभग 40% जनसंख्या निवास करता है नदियों के आसपास। ये जितनी नदियाँ बनी हैं, इसका 60% हिस्सा, 60% जो जनसंख्या है वो नदियों के अपवाह तंत्र के आसपास ही निवास करती है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि हिमालयी नदियाँ जडोल मैदान बनाते हैं। जडोल मतलब जो हिमालयी नदियाँ होती हैं, एक टॉपिक आप याद रखिए, अभी मैं आगे इसे डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए, जब नदियाँ चलती हैं पहाड़ों से, तो अपने साथ बहुत सारा मिट्टी पत्थर काट के निकल चलती हैं, तो वो मिट्टी जो होती है बहुत उपजाऊ होती है, नवीन मिट्टी होती है, तो इसीलिए वो जड़ोल मैदान और उपजाऊ मैदान बनाते हैं। इसलिए आप लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश और इन सब की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जबकि प्रायद्वीप नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, प्रायद्वीप नदियाँ वहाँ पानी की कमी होती है, इसलिए वो डेल्टा बनाती है, अपने साथ बहुत गाद और बहुत वो लेकर नहीं चल पाती हैं वो। गंगा ब्रह्मपुत्र विश्व के सबसे बड़े डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा का नाम सुने होंगे,
उसी से ये लिखा है। अभी आके हम लोग और डीपली पढ़ लेंगे। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, अपवाह तंत्र की परिभाषा पूछ लेता है, अपवाह तंत्र के घटक पूछ लेता है, प्रकार पूछ लेता है, हिमालय और प्रायद्वीप नदियों में अंतर पूछ लेता है, जल संयोजक रेखा पूछ लेता है, और किस नदी की सहायक नदियाँ स्तंभ संगम स्थल पूछ लेता है। इसके बारे में हम लोग और पढ़ ले रहे हैं। इधर उद्गम स्थल जान गए हम लोग। ये नदी तंत्र, इतना नदी तंत्र इम्पॉर्टेंट है। ये नदी तंत्र हम आगे पढ़ते हैं हम लोग। चलिए फिर आगे देखते हैं। जी, ये पॉइंट लिखा गया है। एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा गया है, और इतने में आप सब समझ जाएंगे। बहुत ज़्यादा पढ़ने से जब वो नहीं है, आप इतना पढ़ लेंगे ना, चीज़ें अभी तुरंत क्लियर हो जाएंगी। देखिए, हिमालयी अपवाह तंत्र मतलब जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं उनकी क्या विशेषता होती हैं, वो कैसी मिट्टी लेकर चलती हैं, इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इन नदियों का उद्गम हिमालय पर्वत से होता है, ये बात सही है। ये नदियाँ बारहमासी होती हैं। अब बारहमासी इसलिए होती हैं कि यहाँ बारिश होती है और हिमालय पे ग्लेशियर जमा रहता है, तो वो हमेशा, इसे बारिश अगर बंद होगी तो ग्लेशियर पिघलता रहता है, इसलिए इसमें पानी हमेशा बना रहता है। इसमें जल की मात्रा अधिक होती है कि जब ग्लेशियर बना रहेगा, पानी हमेशा आता रहेगा, तो उसमें पानी बढ़ेगा ही। ये नदियाँ गहरी व चौड़ी घाटियाँ बनाती हैं। इतनी ऊंचाई से गिरती हैं, पानी की कोई कमी नहीं रहती, तो ज़रूर जब गिरेंगी ऊंचाई से, ग्रेविटी काम करता है, तो ये गहरी हो जाती हैं और बहुत तेज़ी से बहती हैं, इसलिए चौड़ी भी रहती हैं। ये जलोढ़ मिट्टी लाती हैं तो उपजाऊ होती हैं। मैंने अभी बताया है कि हिमालयी जो नदियाँ होती हैं वो जलोढ़ मृदा लेकर आती हैं, जलोढ़ मिट्टी काट कर लाती हैं, और वो फिर पूरा फैल जाता है, बाढ़ आता है, तो फिर नवीन मृदा जो इसके आसपास की क्षेत्र रहती है, वो नवीन मृदा रहती हैं वहाँ सब, और वहाँ खेती भी बहुत अच्छे से होती है। अब प्रायद्वीप नदियाँ देख ले रहे हैं। प्रायद्वीप नदियों के बारे में जान ले रहे हैं कि ये नदियाँ कैसी होती हैं। ये मतलब दक्षिण भारत की नदियाँ होती हैं। इन नदियों का उद्गम प्रायद्वीप पठारों से होता है। प्रायद्वीप पठार इस साइड में, इधर की जो नदियाँ हैं, ये देखिए आप, इधर की जो नदियाँ हैं, ये हिमालय क्षेत्र है। इधर जलोढ़ और अच्छी मृदा, ये सब प्रायद्वीप नदियाँ हैं। जितनी नदियाँ, गोदावरी, कृष्णा, ये सब प्रायद्वीप नदियाँ। अब देख लीजिए, ये नदियाँ प्रायः वर्षा पर निर्भर रहती हैं। वर्षा के अलावा और कोई चांस है नहीं, वर्षा पे ही निर्भर रहती है। ग्लेशियर का ऐसा कुछ इसमें रहता नहीं है रोल, इसलिए नदियाँ, इसमें जल की मात्रा कम होती है, जल की मात्रा कम ही रहेगी। ये नदियाँ उथली घाटियाँ बनाती हैं, बहुत गहरी घाटी नहीं रहती है, पानी की कमी रहती है, ग्रेविटी कोई रोल रहता नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि नदियाँ यहाँ गहरी नहीं रहेंगी, उथली रहेंगी। ये कम मात्रा में गाद लेकर लाती हैं। जब धारा इतनी तेज़ी से नहीं रहेगी तो गाद मतलब और कचरा अपने साथ, वो सब चीज़ें लेकर कैसे चलेंगी, चल ही नहीं पाएंगी, तो ये गाद भी कम लेकर आती हैं। और चीज़ें देख ले रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसमें दिए हैं। ये पॉइंट देख लीजिए। जल निकासी के आधार पर बाह्य अपवाह तंत्र, जो बाहरी अपवाह, जो नदियाँ जल को समुद्र तक पहुँचाती हैं उसे बाह्य अपवाह तंत्र कहते हैं। मतलब ये नदियाँ जो होती हैं वो जाकर समुद्र में पानी पहुंचा देती हैं, बाहर हो जाता है, इसलिए इसे बाह्य अपवाह तंत्र कहते हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र पूछ ले किसे कहते हैं, तो जो नदियाँ जल को झील और मरुस्थल या अन्य आंतरिक क्षेत्रों में समाप्त हो जाती हैं, मतलब ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं, कहीं झील में जाकर मिल जाती हैं और या मरुस्थल में जाके समाप्त हो जाती हैं। जैसे गुजरात में लूनी नदी एक है, लूनी नदी वो मरुस्थल में ही समाप्त हो जाती है। ऐसे करके है। प्रवाह और दिशा के आधार पर ये देख लीजिए, उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ, दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। इन नदियों के भी प्रकार होते हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं। ज़्यादातर जो नदियाँ होती हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, हिमालयी नदियाँ, ये याद रखिए। और बाकी हम लोग इन सब पर टॉपिक पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख ले रहे हैं। जो एक्स्ट्रा पॉइंट ये देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। हिमालयी नदियाँ जलोढ़ मैदान बनाती हैं, जलोढ़ मृदा लाती हैं, ये देखिए, ये हमने पढ़ा है, जबकि प्रायद्वीप नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। भारत का अधिकांश नदियाँ मानसून पर निर्भर करती हैं, मानसून पर ही निर्भर करेंगी। पहली बात तो जितनी नीचे की नदी ये हैं प्रायद्वीप भारत की, वो सब मानसून पर ही निर्भर करती हैं, बारिश होगा तभी उनमें पानी रहेगा। भारत का लगभग 60% जनसंख्या अपवाह क्षेत्र में निवास करती है।
ये भी पढ़ा चुके हैं 40%। और 12 प्रमुख नदियाँ हैं, ये सब हम लोग देख चुके हैं। यहाँ से हम लोगों का पूरा एक टॉपिक क्लियर हो गया है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा और कुछ चीज़ें देखते हैं जिससे और टॉपिक क्लियर होगा। हैं जो सबसे ज़रूरी है और भारत में इसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं। देख लीजिए, गंगा नदी। गंगा नदी तंत्र भारत की सबसे पवित्र और सबसे बड़ी नदी प्रणाली है ये गंगा नदी तंत्र। इसके बारे में देख लीजिए, इसका उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है, गंगोत्री हिमालय से होता है। भागीरथी और अलकनंदा आगे चलकर देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जब मिल जाती हैं देवप्रयाग में तो ये गंगा बन जाती हैं। दो नदियाँ मिलके फिर गंगा मेन धारा में मिलके गंगा इसे कहा जाता है। और गंगा फिर आगे ऋषिकेश पहुँचती है, फिर ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से यूपी के बिजनौर में ये प्रवेश करती है। यूपी में कहाँ भी प्रवेश करती है? बिजनौर में। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद ननौरा भी याद रखिएगा। यूपी का एकमात्र परमाणु संयंत्र बना है यहाँ, परमाणु संयंत्र। उसके बाद कानपुर यूपी की औद्योगिक राजधानी चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्रयागराज आती है, संगम के लिए फेमस है। वाराणसी फेमस जगह। उसके बाद ये पटना पहुंच जाती है, पटना के बाद भागलपुर, भागलपुर से मुर्शिदाबाद होते हुए ये पश्चिम बंगाल होते होते ये जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उसके बाद ये ऐसे चलती है ये नदी, इस टाइप से चलते हुए। और इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं कि कुल लंबाई जो इसकी है वो है 2525 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर और भारत में लगभग 2075 किलोमीटर। अगर भारत में पूछे तो 2075 और टोटल पूछे तो 2525 किलोमीटर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद यहाँ से आप ये देख लीजिए कि ये गंगा नदी है। अब एक साइड का ये क्वेश्चन पूछता है कि बाएं इसकी जो सहायक और नदियाँ हैं वो इसकी किस तरफ से मिलती हैं। सहायक नदियाँ आके इसमें मिल जाती हैं, देखिए ऐसे ऐसे करके। तो ये किस साइड से मिलती हैं? तो एक साइड का आप याद रखिए, मेरे हिसाब से बाएं साइड की फेमस नदियाँ हैं। जितनी फेमस नदियाँ हैं वो बाएं साइड से मिलती हैं गंगा में। ये ट्रिक है, ये आप लोग याद रखिएगा अगर ऐसे पूछता है तो। पहली बात तो यमुना मिलती है बाएं साइड से, फिर आके रामगंगा मिलती है। उसके बाद रामगंगा वही जहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, पढ़े होंगे आप लोग, याद नहीं होगा तो याद रखिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसी में से ये गुजरा है नदी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में से। उसके बाद है गोमती नदी और फिर है घाघरा, ये देखिए घाघरा। फिर गंडक है, गंडक के बाद कोसी है, कोसी के बाद सोन और पुनपुन नदी, दो नदियाँ और हैं। ये सब बाएं साइड से मिलती हैं, इन्हें याद रखिएगा। फिर दाएं साइड वाला खुद ही याद हो जाएगा। मंदाकिनी, पिंडर, धौलीगंगा, नंदाकिनी, टोंस, केन, बेतवा और दामोदर। बेतवा याद रखिएगा, ये दाएं साइड से मिलती है। ये हो गई इसकी सहायक नदियाँ हो गई। और हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं। 2525 याद रखिएगा, ये 2525 किलोमीटर याद रखिएगा। और भारत में 2075 ये किलोमीटर याद रखिएगा। बाकी सबसे बड़ी गंगा जो नदी डेल्टा बनाती है, गंगा जलतंत्र और ब्रह्मपुत्र जलतंत्र जब आके मिलते हैं तो बंगाल में सबसे बड़ी सुंदरबन डेल्टा बनती है। सबसे पवित्र नदी है, उद्गम गंगोत्री हिमनद से, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनती हैं। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं तो गंगा बन जाती है। उसके बाद एक पॉइंट और देख लीजिए जहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैं बता दूं, ये इधर यह है पॉइंट। इसमें कुछ पॉइंट है बनता है क्वेश्चन में, इसलिए मैं लेकर आया हूँ, लिख दिया हूँ। प्रयागराज 3 नदियों का संगम है। संगम के हम लोग बारे में बताया था कि जहाँ 2 बड़ी नदियाँ आके मिल जाती हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना और आदृश सरस्वती, जो अब दिखाई नहीं देती, सरस्वती नदियों का संगम है। अब संगम के महत्व देख लीजिए। यह हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। यहाँ हर 12 वर्ष में कुंभ लगता है और हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ लगता है। माघ मेला जो माघ मेला है वो अत्यंत प्रसिद्ध है और ये लगता है माघ महीने में लगता है, इसलिए इसे माघ मेला भी कहते हैं। माघ महीने में लगता है इसलिए माघ मेला कहते हैं। और नीचे हम लोगों ने लिख रखा है, ये देखिए,
ये आप देख लीजिए, देवप्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा गंगा बन जाती है और गंगा अंततः बंगाल की खाड़ी में मिलती है, जाके बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। एक प्रश्न कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, गंगा नदी का उद्गम स्थल पूछ लेगा आपसे, गंगा नदी की कुल लंबाई पूछ लेगा, प्रमुख सहायक नदियाँ जो हमने पढ़ा दिया है, देवप्रयाग का महत्व ये हमने पढ़ा दिया, गंगा किस में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, ये हमने पढ़ा दिया, गंगा डेल्टा का नाम क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। ये यहाँ देखिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और सारे क्वेश्चन आ गए। एनसीईआरटी आपको बहुत कुछ पढ़ने के लिए नहीं कहता, वो जितना कहता है उतना आप पढ़ लेना। अब हमारे हिसाब से 60 अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप 55 क्वेश्चन आराम से कराएंगे अगर आप एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ के जाते हैं। आप ये क्लास करिए, मैं यूट्यूब पे जितनी भी जीएस की क्लास कराऊंगा सब एनसीईआरटी बेस रहेगा और पीडीएफ में फ्री में अवेलेबल करवा दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम पे, या आप व्हाट्सअप मुझे कर दें, सिर्फ पीडीएफ व्हाट्सअप कर दें हाय लिख के और उस सब्जेक्ट का नाम बता दीजिए। मैं ऐसे ही एनसीईआरटी बेस, एनसीईआरटी ही समझिए बेस्ड, क्या सारी चीज़ें एनसीईआरटी से हैं तो पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप लोग नाम सुने होंगे और जानते होंगे कितना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भारत की सबसे विशाल नदी तंत्रों में से एक है। ये उद्गम मार्ग और नाम इसके बारे में पहले जान लीजिए इसका डिटेल्स में। चलिए, उद्गम स्थान कैलाश पर्वत के पास, कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर के निकट तिब्बत से इसका उद्गम होता है। मानसरोवर जो झील है उसके पास से, तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको यारलुंग तांगसपो के नाम से जाना जाता है। यारलुंग तांगसपो के नाम से इसे जाना जाता है तिब्बत में। अब ये भारत में जब प्रवेश करती है, भारत में किस जगह प्रवेश करती है वो देखिए, ये देखिए ये आ गया यारलुंग तांगसपो, यहाँ से निकली चीन तिब्बत से, और ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यहाँ से, ये इसे जो कहते हैं उसे दिहांग, दिहांग एक जगह है, वहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश के भारतीय सीमा में प्रवेश करती है। आगे देखिए, अब ये आ गया, ये आ गया अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दिहांग नाम से जाना जाता है, दिबांग घाटी के पास से अरुणाचल प्रदेश प्रवेश कर जाती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत में जैसे प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र इसका नाम हो जाता है। और बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं, जमुना। आगे चलकर मेघना नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि बंगाल में मेघना नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में ये भी समाप्त हो जाती है। और इसी के मुहाने पर क्या बनता है, दो नदियों के बीच क्या बनता है, हमने क्या बताया था, सुंदरबन डेल्टा। अब और इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें देख ले रहे हैं। इसमें भी आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी याद रखिए। पहले ये देख लीजिए कि तो दाएं साइड का हम लोग याद रखेंगे, दाएं साइड का ही याद रखते हैं। देखिए, सुमनगिरी, लोहित, दिबांग, तिरप, कामेंग और मानस। सुमनगिरी, लोहित, दिबांग, तिरप, कामेंग और मानस, ये 6 नदियां हैं जो दाएं साइड से ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हैं। दाएं साइड से आके ऐसे ऐसे करके ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती रहती हैं। ये हो गया। अब ये ब्रह्मपुत्र से जब मिलती हैं उसके बाद ये आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती रहती है। अब आगे आगे आप इसे देख लीजिए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा, काफ़ी पॉइंट है इसलिए जान ले रहे हैं। क्रम तो हम बता ही दिए हैं, एक बार और देख लीजिए। कैलाश पर्वत के पास से निकलती है यारलुंग तांगसपो, भारत में अरुणाचल प्रदेश, और वो भारत में प्रवेश अरुणाचल प्रदेश से करती है, फिर जैसे प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र हो जाती है, बांग्लादेश में जमुना, और बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले मेघना से मिलती है, उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। यहाँ से पूरा डिटेल्स देखिए, ऐसे 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 करके आती है मेघना की, ये अपवाह तंत्र बना के फिर समा जाती है। यहाँ से होगा ब्रह्मपुत्र के बारे में आप लोग अच्छे से समझ में आने लगा होगा और बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आने लगा होगा चीज़ें। इसके बारे में महत्वपूर्ण तत्व देख लीजिए। महत्वपूर्ण तत्व है
तत्व है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे बड़ी और जलवाहन नदी है। इसमें आप लोग सबसे बड़ी और जलवाहन मतलब समझे, गंगा की लंबाई सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो जल सबसे ज़्यादा लेकर चलता है चौड़ाई में, और जल सबसे ज़्यादा जो लेकर चलता है वो ब्रह्मपुत्र नदी ही लेकर चलता है सबसे अधिक मात्रा में जल। तिब्बत में यारलुंग तांगसपो कहलाती है, ये भी पढ़ चुके। यह नदी अरुणाचल प्रदेश में गहरे घाटी बनाती है। भाई जब इतना नदी लेकर चलेगी उतनी रफ्तार से, और हिमालयी नदी है तो घाटी बनाएगा ही, पहले ही पढ़ चुके हैं। ब्रह्मपुत्र तंत्र बारहमासियों बहुत जलयुक्त होता है। हिमालयी नदियाँ बारहमासी होती हैं और जल की कोई कमी नहीं रहती, ये भी याद है आप लोगों को। यह नदी बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। जब पानी रहेगा बहुत ज़्यादा तो बाढ़, आजकल अरुणाचल प्रदेश और असम साइड में बाढ़ आया ही है। यह बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाती है, ये भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये मैं बार बार लिख दिया हूँ यहाँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। एक पॉइंट और देख ले रहे हैं, ये तिब्बत की उच्च भूमि से निकलकर गहरी घाटियाँ बनाती है और भारत में प्रवेश करती हैं। यह नदी चौड़े मैदान मार्ग बनाती हैं, बदलती रहती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ और कटाव के लिए जानी जाती है। ये सब पॉइंट याद रखिए। एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है आप लोग देखिए, जितना हमने पढ़ाया है एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान तिब्बत, ये देखिए कैलाश पर्वत के पास, यही हमने ऊपर लिख रखा है, ये देखिए तिब्बत के पास है। भारत में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, ये भी पूछा जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नाम क्या है? यारलुंग तांगसपो, इस नाम से जाना जाता है तिब्बत में। बांग्लादेश में कौन से नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, देखिए यहीं ऊपर लिखा है। प्रमुख सहायक नदियाँ जो हैं ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, मानस, लोहित, ये। उसके बाद ब्रह्मपुत्र की विशेषताएं पूछ लेता है, आप लोगों को पता है गहरी घाटी बनाती है, जल लेकर चलती है, सबसे अधिक जल लेकर चलती है, चौड़ी है, मेघना से मिलने के बाद कहाँ गिरती है? पता है कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में मेघना से मिलकर। एग्जाम में इतना पूछेगा, इतना देखिए एनसीईआरटी का अलग ही भाई रुतबा है, वो चीज़ें इस तरह से लिख के देता है ना कि आपको बहुत सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ ये क्लास करने के बाद पीडीएफ देख लेंगे ना, चीज़ें क्लियर हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब एक और पढ़ ले रहे हैं तंत्र जो इम्पोर्टेंट है, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु से भी पूछा जाता है। पहली बात तो सिंधु जल संधि आप लोग देख लीजिए, ये पहले देख लीजिए। यह 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, और इसकी मध्यस्थता किसने की थी? मतलब इन दोनों के बीच समझौता जो करवाया था वो वर्ल्ड बैंक करवाया था, ये याद रखिएगा। और इसकी ज़्यादातर पानी पाकिस्तान यूज करता है, तो इतना याद रखिएगा कि 19 सितंबर 1960। बाकी अब सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानते हैं। सिंधु नदी भारत की एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो तिब्बत से उद्गमित होकर भारत से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसके बारे में परिचय देख लीजिए। उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट सिंघे खवन ग्लेशियर, एक है सिंघे खवन ग्लेशियर, वहाँ से ये निकलती है। इसकी कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है, 3180 किलोमीटर। भारत में 1114 किलोमीटर। प्रवाह मार्ग जो है लद्दाख भारत से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पहले तिब्बत से निकलती है, भारत में लद्दाख से होकर ये पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। अन्य नाम सिंधु को प्राचीन काल में सप्त सिंधु, सप्त ऐसे लिखा जाता है, सप्त, एक मिनट, ये ऐसे लिखा है, सप्त है और सिंधु, सप्त सिंधु, इसे सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। और इसी के नाम पर हम लोगों के देश का नाम पड़ा है हिंदुस्तान, क्योंकि सिंधु जो आते थे अंग्रेज, फिर वो इन्हें नहीं, अंग्रेज़ों ने नहीं कहा था, इसे कहा था पारसियों ने, यानी कि ईरानियों ने। सिंधु को सा को हा पढ़ते थे, तो वो पारसियों ने ऐसा कहा था, इसलिए इसका नाम हिंदू पड़ गया। महत्व सिंधु घाटी सभ्यता के विकास इसी नदी के किनारे हुआ। जो सिंधु घाटी सभ्यता आज हम लोग हड़प्पा कालीन सभ्यता पढ़ रहे हैं वो इसी के पास हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। इतना सिंधु नदी के बारे में परिचय बहुत है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो देख लीजिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा।
चलिए, झेलम नदी काफ़ी फेमस है, झेलम नदी के बारे में जान लीजिए। उद्गम बेरीनाग, जम्मू कश्मीर, ऐसे ऐसे जान लीजिए कि बेरीनाग जम्मू कश्मीर से इसका उद्गम हुआ है। प्रवाह जो है बुलर झील से निकलती है। बुलर झील पढ़े होंगे आप लोग, बुलर झील लिखा है, ये बुलर लिखा है, याद रखिएगा। चिनाब उद्गम बारालाचा हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान में मिलती है। पाकिस्तान में जाके सिंधु नदी से मिल जाती है। फिर रावी नदी, इसका भी हिमाचल प्रदेश से उद्गम हुआ है। प्रवाह जम्मू कश्मीर से होकर ये भी पाकिस्तान में जाकर सिंधु से मिलती है। फिर ब्यास आ गया, उद्गम रोहतांग दर्रा है, हिमाचल प्रदेश। यानी रावी, चिनाब, रावी और ब्यास, इन तीनों का उद्गम स्थल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। पंजाब से होकर सतलुज में मिलती है, पंजाब से होकर ये सतलुज में मिलती है और फिर सतलुज जाके कहाँ मिल जाती है? पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। तो ये पहले सतलुज में मिलती है। सतलुज का देख लीजिए, उद्गम राक्षस ताल है, एक राक्षस ताल तिब्बत में, वहाँ से होता है इसका उद्गम। और प्रवाह हिमाचल प्रदेश से होकर पंजाब में जाकर वो पाकिस्तान में जाकर ये सिंधु नदी में मिल जाती है। नहीं, ये सतलुज जाके मिलती है फिर चिनाब में, और चिनाब तो मिलता ही है जाके पाकिस्तान में सिंधु से। तो ये जो है ये इससे मिलता है और फिर ये जाके चिनाब से मिलती है और चिनाब फिर जाके सिंधु से मिलता है, ऐसा याद रखिएगा। ब्यास मिलता है सतलुज से और सतलुज मिलता है चिनाब से और चिनाब जाकर सिंधु में पाकिस्तान से मिलता है। चलिए आगे, पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाता है, ऐसा कुछ। आप लोग सिंधु जल संधि याद रखिएगा। सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 ये पूछा जाता है। किन दो देशों के बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत प्लस पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुआ था। चलिए आगे देख ले रहे हैं। ये सारी नदियां हैं, ये देखिए, ये नदियां दी गई हैं। सिंधु नदी तंत्र, ये देखिए, ये यहाँ से निकला चीन तिब्बत, यहाँ से, और ये सब नदियाँ, झेलम इसकी सहायक नदी, चिनाब इसकी सहायक नदी, रावी इसकी सहायक नदी, और ये सब नदियाँ ऐसे ऐसे आती रही हैं। देखिए चिनाब आके इससे मिला झेलम से, फिर ये इधर आ गया। एक नदी और है जितना हम लोग पढ़े हैं, ब्यास, ये सतलुज, ऐसे आके ये सब सिंधु में मिलती जाती हैं। और सिंधु फिर ऐसे आगे चल के कहाँ मिलेगी सिंधु? अरब सागर। ये वो दो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में, और ये नदी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। और देखिए, अब महत्वपूर्ण तथ्य देख ले रहे हैं जो कि बनता है। सिंधु नदी भारत से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है, सही है। तिब्बत से भारत, भारत से फिर पाकिस्तान। सिंधु जल संधि के तहत भारत को सीमित उपयोग का अधिकार है। हाँ, सीमित बहुत कम उपयोग करता है भारत। भारत इन नदियों के जल का उपयोग सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल, मत्स्य पालन आदि में करता है। ये तो हो गए सिंधु नदी तंत्र। अब सिंधु नदी तंत्र एकदम हम क्लोज ऐसे देख ले रहे हैं, हम लोग सारी चीज़ें लगभग पढ़ चुके हैं। उसके बाद इतने में से अब ये क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, आप इतने ही में समझ जाइएगा। उद्गम स्थल पूछा जाता है, हम लोग गलत कराएंगे, अब नहीं करेंगे। लंबाई भी पूछा जाता है, अब नहीं गलत करेंगे। सहायक नदियाँ देख लीजिए, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ऐसे एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास और सतलुज याद रहेगा। सिंधु जल संधि 1960 याद रखेंगे, 19 सितंबर 1960, 19 सितंबर 1960, अब ये नहीं भूलेंगे आप। भारत को किन नदियों के जल का उपयोग करने का अधिकार है? ये है सिंधु नदी को अधिकार है, लेकिन सीमित अधिकार है, ऐसे याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, एक बार इसका आप लोग पूरा व्यू देख लीजिए, सारी चीज़ें एक बार एक नज़र देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुल लंबाई 3180 और भारत में कितना है? 1114 याद रखेंगे। कुल लंबाई 3180 और भारत में 1114। चलिए अब आगे देखते हैं। हो गया, अब हम लोग झील देख ले रहे हैं। झील, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं और इसमें आके नदियाँ मिलती भी हैं। तो झील के बारे में देख लीजिए। पहली बात तो झील का परिभाषा जान लें, झील है क्या? वैसे सब आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन एक सीरियल से पढ़ने का ही अच्छा तरीका होता है, इससे चीज़ें याद रहती हैं। झील एक स्थिर अस्थायी जलाशय होती है जो चारों ओर से भूमि से घिरी होती है और इसका जल स्तर ऋतु के अनुसार अधिक और कम होता रहता है। ये तो झील की परिभाषा है। अब झीलों का महत्व देख लें पहले।
झीलों का महत्व। भाई अगर ऐसे ही पीडीएफ या पढ़ना समझ में आए तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना चैनल। जल संग्रहालय का महत्व, महत्वपूर्ण स्रोत है क्या? झील मत्स्य पालन, जैव विविधता संरक्षण के लिए, पर्यटन के लिए, भूजल स्तर को बढ़ाने और बरकरार रखने दोनों में इसका काम रहता है। स्थानीय जलवायु को संतुलित भी रखता है ये झीलों का महत्वपूर्ण काम है। मतलब झील बहुत ज़रूरी है देखा जाए तो। पीने का पानी सारी चीज़ें यहीं से अवेलेबल होती हैं पहाड़ों पे, और कोई स्रोत तो रहता नहीं है, झीलों से ही पानी मिलता है। तो ये काफ़ी ज़रूरत है, इन्हें भी जीवनदायिनी हम लोग कह सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट जो झील हैं वो देख ले रहे हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। बुलर झील कहाँ है? बुलर झील है जम्मू कश्मीर में, ये देखिए। और इसकी विशेषता क्या है, ये टॉपिक लिख कर लाया हूँ उसी के सामने, ताकि कभी ना भूलें। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन झील है? बुलर झील। उसके बाद चिल्का झील आ गई। चिल्का झील उड़ीसा में है। हम लोग लोकेशन भी देख लें, ये शायद अब और अच्छे से आप लोगों को याद होगा। जब पीडीएफ में देखेंगे या अभी पढ़ के उसके बाद जब पीडीएफ देखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। देखिए बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। यहाँ देखिए सबसे ऊपर ये है बुलर झील, जम्मू कश्मीर। लोकेशन याद रखिएगा। चिल्का झील उड़ीसा। अब उड़ीसा आ जाइए यहाँ, चिल्का झील उड़ीसा ये है। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। अब लोकटक झील, लोकटक झील यहाँ चले जाइए मणिपुर। फ्लोटिंग फुमदी यानी तैरता हुआ वनस्पति, जो फ्लोटिंग वो होता है फुमदी फ्लोटिंग वाला, इसके लिए फेमस है। ये तैरता रहता है इसके ऊपर चीज़ें। और ये लोकटक मणिपुर में है, पढ़े होंगे आप लोग। ये डल या डाल झील, इसे सब लोग डल, और रियल नाम इसका डाल है। ये जम्मू कश्मीर में है डल झील। डल झील यहीं जम्मू कश्मीर में ही है। ये यहाँ फिगर में नहीं दिया गया है, लेकिन है जम्मू कश्मीर में। इसकी विशेषता, ये सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और कश्मीर का गहना इसे कहते हैं। लोग यहाँ घूमने जाते हैं और वाकई में बहुत खूबसूरत है ये, इसलिए इसे कश्मीर का गहना कहते हैं। याद रखिएगा डल झील को। पांचवा आ गया सांभर झील। सांभर झील कहाँ है? यहाँ राजस्थान में। और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील है, चारों तरफ से घिरी हुई है और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और यहाँ पर नमक का यहाँ खेती होती है, नमक यहाँ से निकाला जाता है। पोंग झील, महाराणा प्रताप झील जो है हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर स्थित है। यहाँ पर पोंग झील है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ कहीं, यहाँ हिमाचल प्रदेश में पोंग झील, इसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से जाना जाता है। और नैनीताल झील एक है उत्तराखंड में। कुदरती झील नैनीताल शहर के बीचों बीच स्थित है, यहाँ बीचों बीच में स्थित है नैनीताल, आप लोगों को जाना चाहिए घूमने। अब उमीम झील, ये बारह पानी याद रखिएगा। उमीम झील और बारह पानी, ये पॉइंट याद रखिएगा, मेघालय में। और उत्तर पूर्व भारत यानी जो सेवन सिस्टर है यहाँ का, ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी है उत्तर भारत का, वो उत्तर पूर्व भारत का सेवन सिस्टर वाले की जगह का मीठे पानी की झील है बारह पानी उमीम झील, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पूछा गया है कई एग्जाम में, इसलिए। चलिए और देख ले रहे हैं कुछ पॉइंट, चीज़ें वहीं लिख दिए हैं दोबारा से, ताकि डायरेक्ट भी देख सकें आप लोग। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील जम्मू कश्मीर, यहाँ पे है बुलर झील, ये देखिए लोकेशन के साथ बना है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा में, यहाँ लोकेशन देखिए उड़ीसा में चिल्का झील। उसके बाद सबसे बड़े खारे पानी की अंतर्देशीय झील सांभर राजस्थान, यहाँ है। फ्लोटिंग फुमदी प्रसिद्ध के लिए जो प्रसिद्ध है, तैरता हुआ फुमदी के लिए जो फेमस है, वो लोकटक झील यहाँ है मणिपुर में, लोकटक झील। कुदरती झील नैनीताल उत्तराखंड में यहाँ पे है। और उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उमीम बारह पानी, उमीम बारह पानी देख लीजिए, यहाँ पे है। अब हो गया क्लियर। बाकी अब यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आप लोग सारे क्वेश्चन आसानी से और एकदम बहुत अच्छे तरीके से डीपली भी समझ गए, और वैसे भी सॉल्व कर देंगे आप लोग। उसे ये देखिए एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण बातें लिखी रहती हैं,
यहाँ से ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्य से क्वेश्चन उठा लेते हैं। भारत में लगभग 1.05 लाख प्राकृतिक झीलें हैं। लगभग 1 लाख झीलें हैं भारत में। लोकटक झील की फुमदी दुनिया के लिए अनोखी है। हाँ, तैरता हुआ फ्लोटिंग जो है वो लोकटक झील मणिपुर में है। चिल्का झील जो है एक रामसर साइड है, ये भी याद रखिएगा। और सांभर झील जो राजस्थान में है, नमक उत्पादन किया जाता है यहाँ से। डल झील हाउटबोस, डल झील जो वहाँ है, क्या बोलते हैं, कश्मीर में, उसके ऊपर जो घर नाव रहते हैं झील में, उसके ऊपर घर बने रहते हैं, उसके लिए ये फेमस है। यहाँ पे लोग पर्यटन करने आते हैं, घूमने। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद आ गया भारत की प्रमुख मृदा। अब मृदा मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि देखिए सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, एक नज़र आप लोग देख लीजिए। हाँ, आप मृदा इसलिए लेकर आया हूँ कि अभी आप लोग देखेंगे कि जितना पढ़ा उसमें आपको यहाँ से जब मृदा पढ़ लेंगे तब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तब नहीं भूलेंगे, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब आप पूरा नदी तंत्र पढ़ लें, सब कुछ पढ़ लें और मृदा छूट जाए, उसके बाद आप जब बाद में पढ़ेंगे तब नहीं समझ में आएगा। लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ जब यहाँ से अब मृदा पढ़ लेंगे आपको एकदम चीज़ें क्लियर रहेंगी। अभी आप जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं मृदा लेकर आ गया नदी के बीच में। अभी नदी तंत्र पढ़ा रहा था। देखिए मृदा क्या है। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली प्राकृतिक परत है जो चट्टानों के अपक्षय से बनती है। इनमें खनिज के कण, जैविक पदार्थ, जल, वायु और सूक्ष्म जीव होते हैं। यह पौधे की वृद्धि के लिए पोषण प्रदान करती हैं। अब आप लोग यहाँ एक टॉपिक देखे होंगे जो चट्टानों के अपक्षय। और चट्टानों का अपक्षय कैसे होता है? जब नदियाँ अपने साथ धारा लेकर बहती हैं बहुत तेज़ी से, ग्लेशियर और बारिश का पानी, तो वही। और जब हिमालयी जो पर्वत होती हैं वो जब नए नए नवीन वो काट के लाती हैं तो वो जलोढ़ मिट्टी रहती है, नई मिट्टी। और मैंने बताया था कि हिमालयी नदियाँ कौन सी मिट्टी लेकर चलती हैं? जलोढ़, नई मिट्टी। समझ में आया? इसलिए मृदा यहाँ पढ़ना ज़रूरी था। मृदा की परिभाषा देख लिए, फिर वो बाढ़ की वजह से चीज़ें पूरी जो लाई रहती है मिट्टी वो फैला देती है हर जगह। देखिए ऊपरी परत ऐसे रहता है, इस पे फिर वनस्पति उगती है। आगे देख लीजिए पहले, फिर देखेंगे हम लोग डीपली। पहले मृदा के बारे में जान लें। मृदा पढ़ लेते हैं। ये देखिए जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के बारे में देखिए, हल्की भूरी और धूसर कलर की होती है ये। और ये इसकी क्षेत्र, अब इसका क्षेत्र आप लोग देख लीजिए कहाँ पाई जाती है। देखो सिंधु नदी में पाई ही जाएगी, हिमालयी नदी, गंगा हिमालयी नदी, ब्रह्मपुत्र का मैदान हिमालयी नदी, पंजाब हिमालयी, हरियाणा भी हिमालयी, उत्तर प्रदेश हिमालयी नदी, बिहार में भी हिमालयी नदी, और लास्ट पश्चिम बंगाल जहाँ से सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, हिमालयी नदी। असम में भी पूरी हिमालयी नदी। ये देखिए पूरा एरिया जितना है सब हिमालयी नदी, यहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती हैं। अब आप लोगों को हमेशा याद रहेगा, ये नहीं है अब टेंशन है कि जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती हैं। नदियाँ जहाँ हिमालयी नदियाँ हैं वहाँ जलोढ़ मृदा रहेंगी। काली मिट्टी रेंगुर देख लीजिए। काली पठार, महाराष्ट्र के दक्कन पठार, मध्य प्रदेश के मालवा पठार, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक में ये पाई जाती हैं काली मिट्टी। अब काली मिट्टी दक्कन, ये एरिया देखिए प्रायद्वीप नदियाँ जितनी हैं उनमें ये मिट्टी पाई जाती हैं, काली मिट्टी। और काली मृदा के लिए जो फेमस है, काली मृदा क्या बोया जाता है? कपास। कपास, कपास के लिए काली मृदा बहुत उपजाऊ और बहुत सही होती है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त रहती है काली मिट्टी या चिकनी मिट्टी। अब इसके बाद लाल मृदा देख लीजिए। लाल एवं पीली मृदा। लाल मृदा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये देखिए पूरा एरिया आप लोगों को मैं दिखा दूँ, हमने लिख रखा है। ये लाल मृदा वाला जितना एरिया है यहाँ, ये देखिए तमिलनाडु, यहाँ से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, इन सब में पूरा पाया जाता है लाल या पीली मिट्टी। ये देखिए, और ये लोहे की अधिकता के कारण यहाँ जल निकास अच्छा रहता है। यहाँ लोहे की अधिकता और जल निकास के लिए अच्छा रहता है। आयरन की वजह से ही ये लाल रहता है ये मिट्टी, ये समझ लीजिए।
उसके बाद आ गया लेटेराइट। लेटेराइट मृदा देख लीजिए, लाल, इसका भी रंग लाल होता है और केरल, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के पठारी क्षेत्र में यह पाया जाता है। वर्षा मतलब जितना भी आप ये देखिए कि समुद्र से सटे हुए जितने एरिया हैं भाग, यहाँ ऐसे याद रखिएगा, समुद्र से जितने भी जहाँ बरसात ज़्यादा होती है और समुद्री तट पे जितने यहाँ से देखिए, यहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है, लेटेराइट। लेटराइट आप लोग याद रखिएगा कि समुद्री पूरा ऐसे ही तट याद रखिएगा जितना पाया जाता है। देखिए केरल, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सब समुद्र तट के किनारे बसे हुए राज्य हैं, तो यहाँ लेटेराइट मृदा पाई जाती है। मरुस्थलीय 2 जगह सिर्फ पाई जाएगी, ज़्यादातर अधिक मात्रा में हल्की भूरी रेतीली 2 ही जगह, वो है क्या बोलते हैं मरुस्थल, तो वो रहेगा राजस्थान का थार रहेगा। ये देखिए यहाँ है राजस्थान, और फिर थोड़ा एरिया राजस्थान का हरियाणा से लगता है वहाँ, और गुजरात के कच्छ का रण जो है यहाँ पे, वहाँ ये रेतीली मिट्टी पाई जाती है। वन मृदा पहाड़ों के कटाव को रोकने के लिए बहुत अधिक पर पहाड़ों पे मिट्टी का जो कटाव ना हो, पेड़ पौधे रहते हैं, तो वहाँ जितनी मिट्टी रहती है वो वन मृदा रहती है, क्योंकि जंगलों पे वन पर्याप्त मात्रा में रहता है, पेड़ पौधे रहते हैं, तो वहाँ की मिट्टी भूरी होती है। हिमालयी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्य, जहाँ पे भी वन है वहाँ वन मृदा रहती है। जैविक अधिक इसमें पाई जाती है, पतली परत पाई जाती है, मतलब इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा जैविक पदार्थ रहते हैं, और ये बहुत पतली मात्रा में पहाड़ों में पाई जाती हैं, बहुत अधिक तक नहीं, इसकी मोटाई बहुत कम रहती है, ऊपर ही रहती है मिट्टी, ये याद रखिए। अब एग्ज़ाम पॉइंट से देख लीजिए कि क्या क्या ज़रूरी है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, जलोढ़ मृदा रहेगी, सबसे ज़्यादा यही लाती है। काली मृदा को रेंगुन मृदा क्यों कहते हैं, काली मृदा को रेंगुन मृदा इसलिए कहते हैं कि इस पर कपास अधिक मात्रा में होती है और कपास के लिए फेमस होता है, इसलिए यहाँ पे कपास के लिए फेमस होता है। ये देखिए काली मृदा, सबसे अधिक काली मृदा। लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है, लेटेराइट मृदा ये देखिए, और हमने क्या बताया अभी, लेटेराइट जितनी समुद्री क्षेत्र हैं वहाँ पे यही लेटेराइट मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा किन नदियों के मैदान में मिलती हैं, जलोढ़ मृदा किन नदियों के मैदान में मिलती हैं, ब्रह्मपुत्र और जितनी हिमालयी नदियां हैं वहाँ, जितनी भी हिमालयी नदियां हैं आप लोग ये याद रखिएगा, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं आप लोग लिख सकते हैं कि राजस्थान, हरियाणा और गुजरात यहाँ पे पाई जाती हैं, इसमें पोषक तत्व कम रहते हैं। मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मृदा की ये आप लोग देख लीजिएगा, और मृदा संरक्षण का उपयोग लिखिए। ये सब तो एनसीईआरटी में लिखने के बेस पे है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ये रिटर्न का है, मतलब कॉपी पेन वाला लिखने वाला क्वेश्चन था 2-3, बाकी वन लाइनर तो आप लोग याद रखेंगे, जब विस्तृत जानेंगे तभी उसके बारे में लिख पाएंगे। और विस्तृत जानने का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ एकदम बहुत ज़्यादा पढ़ लें, एक एक लाइन, इतने में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कहाँ से पूछेंगे, अगर आप वो पढ़ लेंगे सारी चीज़ें तो वो लोग कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन लाएंगे। थोड़ा अपनी तरफ से भी एक बार PDF में अवेलेबल करवा दूंगा, देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, और भी 1-2 टॉपिक है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस सेट, जितना हम लोग पढ़े हैं उसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए देख ले रहे हैं भारत की जलवायु, क्लाइमेट, ये भी ज़रूरी है जानना इसी टॉपिक में, इसलिए भारत की जलवायु मानसूनी जो है, इसकी जलवायु मानसूनी है, जिसमें विभिन्न प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। पहली बात तो याद रखिएगा कि जलवायु के बारे में जान लें। भारत की जलवायु मानसूनी है, सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून जून सितंबर में वर्षा लाती है, दक्षिण पश्चिम मानसून ये। उत्तर पश्चिम मानसून अक्टूबर दिसंबर इधर का, और तमिलनाडु के कुछ भागों में वर्षा कराती है, ऐसे अभी आप लोग को पढ़ाता हूँ। ये जो है दक्षिण पश्चिम मानसून, जून और सितंबर इधर का एरिया, सबसे ज़्यादा वर्षा पूरा यही मानसून कराती है, दक्षिण पश्चिम मानसून। अब ये तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में। भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, 1 2 3 4 प्रकार की ऋतुएं। ये देखिए भारत की जलवायु स्थान, ऊंचाई और समुद्र की दूरी के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं, ये तो होगा ही। भारत के तापमान और वर्षा की मात्रा में विविधता पाई जाती है, ये भी है। जगह के हिसाब से ऋतु, मौसम, भाषा, हर चीज़ बदलता रहता है हमारा भारत का।
इसलिए आगे देखिए, अब हम लोग इसे थोड़ा डीपली देख ले रहे हैं। यहाँ से देखेंगे। हाँ, पहले मानसून के बारे में जान लें। मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो मानसून ये है, ये देख लीजिए आप। इधर से जो जाती है मानसून, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखाएं बनाती हैं। भारत के अधिकांश भागों में वर्षा कराता है। पूरा जितना एरिया है ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिण पश्चिम मानसून, ज़रूरी याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। सितंबर तक ये वापस लौट आती हैं। देखिए ये चलती हैं आप लोगों को अरे क्या बोलते हैं, जून और उसमें जून और सितंबर में चलती हैं। हाँ, जून और सितंबर में चलती हैं। जून और सितंबर तक ये चलती हैं पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। ये इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बारिश यही कराती है पूरे भारत में। फिर उत्तर पूर्व मानसून देख लीजिए। उत्तर पूर्व जो मानसून है ये इधर से जाती है, इधर से ऐसे जाती है। अक्टूबर से आरंभ होती है, बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि में वर्षा कराती है इधर, और दिसंबर तक प्रभावी रहती है। ये अक्टूबर तक प्रभावी रहता है, ये दिसंबर तक प्रभावी रहती है, इतना जानिए। और इसके बारे में एक दो पॉइंट देख ले रहे हैं। एवरेज जो होता है, भारत में वार्षिक वर्षा का औसत 117 सेंटीमीटर है, पूछा जाता है, याद रखिएगा 117, 117 याद रखिएगा, पूछा गया अभी लेटेस्ट एग्जाम में। मेघालय के मासिन्नाम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये याद रखिएगा। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा शुष्क क्षेत्र है, ये भी याद रखिएगा, जैसलमेर जो राजस्थान में है यहाँ। केरल के दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले पहुँचता है, सबसे जब इधर से शुरू होगा तो यहीं पहुँचेगा, केरल में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून पहुँचेगा, याद रखेंगे। लद्दाख भारत का सबसे ठंडा निर्वासित क्षेत्र है, मतलब लद्दाख, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग, यहाँ मतलब जहाँ ठंडी पड़ती है और लोग भी वहाँ रहते हैं, लद्दाख एरिया। मई माह भारत का सबसे गर्म होता है, जो मई का माह होता है वो भारत में सबसे गर्म माना गया है, ये भी याद रखिएगा। ये एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए ऐसे ऐसे टॉपिक दिए रहते हैं, तो ये सब पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक पॉइंट इधर रह गया बस, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। ग्रीष्म ऋतु, ये जो भारत की ऋतुएं हैं वो 4 प्रकार की हैं। भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च और जून में चलता रहता है, और इसमें तापमान बहुत अधिक होता है और दिन लंबे और लू चलती हैं। लू वाला क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा वर्षा ऋतु, जो रेनी डे होता है, वर्षा ऋतु जून और सितंबर में भारत में आता है। और ये देखिए जून ये लेकर आता है दक्षिण पश्चिम क्या इसे क्या बोलते हैं, कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून। ये जून और सितंबर में लेकर आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून के अधिकांश भागों में वर्षा कराती है। ये शरद ऋतु अक्टूबर नवंबर पढ़ चुके हैं। शरद ऋतु जो बीच का मौसम रहता है, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के बीच का ऋतु जो होता है शरद ऋतु। मानसून की विदाई होती है, यहाँ से फिर मानसून लौट जाता है, बरसात का मौसम, और मौसम सुहाना लगता है। फिर शीत ऋतु सितंबर, ठंडी आ जाती है, तापमान कम हो जाता है, कोहरा पड़ता है, और पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, इधर से वर्षा होती है थोड़ा थोड़ा, और राजस्थान में वर्षा होती है, राजस्थान की मेन वर्षा यहीं से होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और ये इन लोगों के लिए इसे कहते हैं ठाठ या कुछ ऐसे, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के लिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। एक पॉइंट ये रह गया है, इसे देख लीजिए बस ऐसे ही। मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व मानसून द्वारा होती है। मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, इधर वाला और इधर वाला। पर्वतीय वर्षा जो पर्वतों से टकराकर वायु के ऊपर उड़ने से होता है। जब आती हैं, बादल आती हैं और पहाड़ से टकरा जाती हैं, उससे जो वर्षा होती है उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। चक्रवाती वर्षा उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण समुद्र में होता है। चक्रवात के कारण जो वर्षा होती है चक्रवाती वर्षा कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहता है।
संवहन वर्षा देख लीजिए, हाँ ये क्वेश्चन बनता है, संवहन वाला इंपॉर्टेंट है। तीव्र गर्मी से वायु ऊपर उठती है और वर्षा होती है। जब नीचे गर्मी होती है तो इधर भाप बन के ऊपर चला जाता है। ये भाप जब समुद्र, तो ये जब ऊपर जो बादल रहते हैं वो भी पिघल के फिर बारिश के रूप में गिर जाते हैं। यही होता है संवहन वर्षा, याद रखिएगा। ये पॉइंट समझ गए होंगे। ताल है या कुछ है, गर्म हुआ, हीट हुआ, भाप बना, ऊपर गया, उसके बाद ऊपर जो बादल है वो गर्म होके नीचे बरस जाते हैं। चलिए अब हो गया, आप क्वेश्चन आंसर करते हैं। ऊपर जो क्लास किए हैं उसके सारे क्वेश्चन हैं, तो एक बार सॉल्व कर लेंगे तो उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर बोलेंगे नहीं। भारत में नदियाँ मुख्यतः कितनी प्रकार की होती हैं? तो भारत में 2 प्रकार की नदियाँ होती हैं, हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है। दूसरा क्वेश्चन आ गया, हिमालयी नदियाँ किस प्रकार की होती हैं? हिमालयी नदियाँ जो होती हैं वो 12मासी होती हैं। व्याख्या, हिमालयी नदियों, हिम नदियों, वर्षा दोनों के कारण जल मिलता है, इसलिए इसमें वर्ष भर जल रहता है, इसलिए इसमें वर्ष भर जल रहता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ मुख्यतः किस बात पर निर्भर करती हैं? मुख्यतः किस पर निर्भर करती हैं? जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं किस पर निर्भर करती हैं? तो वो वर्षा पर निर्भर करती हैं। जब उनमें वर्षा होता है तभी जल आता है। व्याख्या, प्रायद्वीपीय नदियाँ अधिकतर वर्षा पर निर्भर होती हैं, इसलिए इनमें गर्मियों में जल कम हो जाता है। बरसात के मौसम में ही जल रहता है, क्योंकि इसमें ग्लेशियर का कोई ऐसा सिस्टम रहता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उद्गम हमने बताया था अभी, उसका जो उद्गम स्थल होता है वो मानसरोवर के निकट, तिब्बत में मानसरोवर के निकट होता है इसका उद्गम। व्याख्या, सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु जल संधि भारत और किस देश के बीच हुई? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। डेट याद रखिएगा, 1960 में हुई थी, और मध्यस्थता किसने की थी? विश्व बैंक ने की थी। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद में होता है? गंगा का होता है गंगोत्री। गंगोत्री हिमनद से निकलने वाली भागीरथी धारा गंगा की प्रमुख स्रोत धारा है। वहाँ से गंगोत्री से गंगा और जो भागीरथी है उसकी प्रमुख धारा जाके मिल जाती हैं, अलकनंदा और भागीरथी, फिर गंगा बन जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। देवप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होकर गंगा बनती हैं? ऊपर देखें, वो बनती हैं भागीरथी और अलकनंदा। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद नदी का नाम गंगा हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रयागराज में किन 2 नदियों का संगम होता है? तो यमुना और, नहीं यार, गंगा यमुना सरस्वती का होता है। हाँ, गंगा यमुना सरस्वती का होता है, ये देखिए, हाँ गंगा यमुना सरस्वती। व्याख्या, प्रयागराज की त्रिवेणी संगम भारत के प्रमुख धार्मिक स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, ऐसे आप देख लीजिएगा। ये है, मैं इसको कर गया, कट कर दे रहा हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत में जानी जाती है यारलुंग तांगसुगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है तिब्बत में। फिर अरुणाचल प्रदेश से, जब भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है तब उसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आप पूछा गया ब्रह्मपुत्र भारत के में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा है, अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश के सियांग नाम से प्रवेश करती है। जब भारत में प्रवेश करती है तो उसका नाम सियांग रहता है, तो ये भी याद रखेंगे, सियांग नाम से। फिर 12 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्या है? मीठे पानी की झील है बुलर झील, जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उसके बाद आ गया 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का।
चिल्का झील उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लोकटक झील फ्लोटिंग जो जहाँ पाए जाते हैं तैरते हुए, वो लोकटक झील का देखिए मणिपुर, यहाँ पे तैरते हुए, ये देखिए लोकटक झील में तैरते हुए फुमदी, हाँ फुमदी उसे कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है लोकटक झील मणिपुर। चलिए आगे देख ले रहे हैं। अब मृदा से आ गया, मृदा भी हमने पढ़ाया है तो उससे देख लीजिए। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी मानी जाती है? याद होगा आपको, हिमालयी नदियाँ क्या लेकर चलती हैं? गाद लेकर चलती हैं, और मिट्टी वो चट्टानों से काट के मिट्टी लेकर चलती हैं, वही मिट्टी रहती है जलोढ़ मिट्टी, ये उपजाऊ होती है। देखिए जलोढ़ मिट्टी गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाई जाती है और अत्यधिक उपजाऊ होती है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है ये, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काला क्या होता है? मिट्टी, और सफ़ेद क्या होता है? कपास यानी रुई, तो ये कपास के लिए फेमस है, याद रख सकते हैं। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं, इसका अन्य नाम रेंगुर मिट्टी है, या कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। चलिए आ गया 17 नंबर क्वेश्चन, भारत की जलवायु मुख्यतः कैसी होती है? भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी है, मानसून पे ही यहाँ का निर्भर करता है। खेत और यहाँ का तो फसल वसल सब चीज़ मानसून पे ही निर्भर करता है, और हर जगह का लगभग मानसून ही सबसे ज़रूरी होता है। उसके बाद आ गया कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः कब आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून हम लोगों ने बताया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? जून और सितंबर में। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत है। मुख्य स्रोत जो है दक्षिण पश्चिम, हमने पढ़ाया था पूरा एरिया जो था वो, और वो आता है जून और सितंबर, जून सितंबर के मंथ में। चलिए 19 और 20 नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ा और कौन सी भूमि आकृतिक क्षेत्र बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र विश्व के सबसे बड़ा भू आकृतिक क्षेत्र बनाती है, और डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? सुंदरबन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जब मिलती हैं, इधर से गंगा जाती है, इधर से ब्रह्मपुत्र जब मिलती हैं तो वो सबसे बड़ी डेल्टा बनाती हैं, उन्हें सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? हम लोग कई बार पढ़े हैं, जमुना, उसे जमुना कहते हैं। देखिए व्याख्या, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है, जो आगे चलकर गंगा यानी पद्मा और मेघना में मिलती है। मतलब गंगा को भी आगे वहाँ पद्मा कहा जाता है, और मेघना एक नदी है, उससे मिलकर ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। तो आप लोगों को समझ ज़रूर आया होगा, हम लोगों ने इसमें नदियाँ पढ़ी, झीलें पढ़े, मानसून पढ़े, मिट्टी पढ़ी, इतनी चीज़ पढ़े हैं, और 20 क्वेश्चन भी किए। इससे चीज़ें क्लियर होगी। पीडीएफ के लिए उस नंबर पे हाई लिख के भेज दीजिएगा, पीडीएफ फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। और हो सके भाई तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। बस चलिए बाय, टेक केयर।